नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जुंगियन विश्लेषक जेम्स हॉलिस की एक बेहद शानदार और सच कहूं तो जीवन को बदल देने वाली अवधारणा द मिडिल पैसेज पर बात करने वाले हैं। देखिए, जिसे हम अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस या मध्य जीवन का संकट मानकर घबरा जाते हैं, उसे आज हम एक बिल्कुल नए और सकारात्मक नजरिए से समझेंगे। हम ये देखने वाले हैं कि जीवन का ये पड़ाव कोई अंत या ठहराव नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है। अब एक सवाल जो हम में से बहुतों के मन में आता है, क्या मध्य जीवन का ये तथाकथित टूटना वास्तव में कोई अंत है, या फिर ये एक नई शुरुआत यानी एक सफलता हो सकती है? उम्र बढ़ने को लेकर हमारे समाज में एक अजीब सा डर और हिचकिचाहट जुड़ी है, लेकिन असल में ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो हमारी अपनी मानसिकता का एक बुलावा है कि हम अपनी उन पुरानी पहचानों को पीछे छोड़ दें जो अब हमारे काम की नहीं रहीं, और जीवन के गहरे मूल्यों को अपनाएं। ये हमारी चेतना की हीरोज जर्नी, या कहें तो एक नायक की यात्रा की शुरुआत है। ठीक है, तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक सफर के रोडमैप में गहराई से उतरते हैं। हम इस चर्चा में कुल 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले मध्य जीवन का नया अर्थ समझेंगे, फिर अनंतिम पहचान का पर्दाफाश करेंगे, 2 बड़े भयों का सामना करेंगे, आत्मा की भाषा को समझेंगे, दहलीज पार करने के कदम जानेंगे, और अंत में अपनी दूसरी वयस्कता को साकार करने पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मध्य जीवन का नया अर्थ यानी आत्मा की पुकार। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये संकट किसी धमाकेदार शुरुआत या अचानक होने वाले विस्फोट के साथ आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन के उसी परिचित और रोजमर्रा के ढांचे में एक बहुत ही शांत लेकिन कष्टदायक असंतोष के रूप में धीरे धीरे प्रवेश करता है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि जब हमारी पहली वयस्कता की भूमिकाएं, जैसे हमारा करियर, परिवार में हमारी जगह या समाज में हमारा रुतबा, हमें अंदर से खाली महसूस कराने लगती हैं, हमारी आत्मा की भूख को शांत नहीं कर पाती, तब ये मध्य मार्ग एक अनिवार्य अनुष्ठान बन जाता है। ये एक ऐसा गलियारा है जिससे गुजरना हमारे विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। और ये बात एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। जरा 50 साल के कॉर्पोरेट वकील के बारे में सोचिए। अपनी तमाम पेशेवर सफलताओं के बावजूद वो खुद को एक जगह फंसा हुआ और ठहरा हुआ महसूस कर रहा था। जब उसने अपनी इस बेचैनी की गहराई में झांका तो उसे पता चला कि उसके अंदर चित्रकला के बचपन के सपनों के टूटने का एक गहरा दुख छिपा है। इस एक छोटे से एहसास ने उसकी दिशा बदल दी। उसने आर्ट स्कूल का रुख किया और अपने तार्किक कानूनी दिमाग को एक शानदार रचनात्मक माध्यम में बदल दिया। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनंतिम पहचान का पर्दाफाश या स्वयं की गहराई में उतरना। अब हम उस मनोवैज्ञानिक अंधेरे में कदम रख रहे हैं जहां हमें उन रणनीतियों और ढालों को करीब से देखना होगा जो हमने अपनी युवावस्था में दुनिया से बचने के लिए बनाई थीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जुंगियन कॉन्सेप्ट है, अनंतिम व्यक्तित्व या प्रोविजनल पर्सनालिटी। असल में ये हमारे बचपन की कंडीशनिंग और माता पिता की उम्मीदों से बना एक ऐसा मुखौटा है जो हमने खुद को सुरक्षित रखने के लिए पहना होता है। अक्सर हम आज्ञाकारी बच्चा या फिर परफेक्ट इंसान जैसी भूमिकाएं अपना लेते हैं। ये भूमिकाएं हमें सुरक्षित तो महसूस कराती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये हमारी सच्ची और स्वाभाविक आत्म अभिव्यक्ति को पूरी तरह से दबा देती हैं। अगर हम इन दोनों चरणों की तुलना करें तो ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। पहली वयस्कता में आराम और सुरक्षा अक्सर हमारी अपनी सच्चाई पर भारी पड़ जाते हैं। हम बस बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये दूसरी वयस्कता हमें अंदर की ओर मुड़ने, जीवन का असली अर्थ खोजने और बिना किसी दिखावे के पूरी तरह से वास्तविक बने रहने के लिए प्रेरित करती है। इसे एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। वे अपने निजी रिश्तों में अपनी निष्क्रियता से काफी जूझ रहे थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने हमेशा असहमति को दबाया था और उन्होंने भी अनजाने में परिवार की उसी स्क्रिप्ट को अपना लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस नियम को तोड़ा और खुलकर अपनी बात रखना शुरू किया, उनके जीवन में एक गहरा और सकारात्मक बदलाव आया। चलिए अब हम और गहराई में उतरते हैं, भाग 3 की तरफ, 2 बड़े भयों का सामना। जब हम इस मध्य जीवन की बेचैनी को खुरचते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके नीचे असल में 2 बहुत ही डरावने अस्तित्वगत भय छिपे हुए हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन भयों का सीधा सामना करने से कैसे हमारी रचनात्मक ऊर्जा बाहर आती है।
क्या मैं मायने रखूंगा या क्या मेरा जीवन व्यर्थ था? इन सवालों से भागने के बजाय अगर हम मृत्यु ध्यान या अपनी परछाई को पत्र लिखने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें तो हम एक नई स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे अंदर कुछ गहरा बदलाव हो रहा होता है तो हमारी पुरानी आदतें ही हमारा रास्ता रोकने लगती हैं। ये एक तरह के विध्वंसक या सैबोटर्स होते हैं जो ताकत का मुखौटा पहने रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा काम करना या हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। एक बेस्ट सेलिंग उपन्यासकार अपनी पुरानी सफलता को न दोहरा पाने के डर से कुछ लिख ही नहीं पा रही थी जब तक कि उसने अपनी परछाई को पत्र लिखकर अपनी इस उलझन को नहीं सुलझाया। वैसे ही एक अधिकारी जो अकेलेपन से बचने के लिए हफ्ते में 80 घंटे काम करता था, उसने उसी ऊर्जा को एक हाइकिंग ग्रुप बनाने में लगा दिया। हम इन विध्वंसकों को अपना सहयोगी बना सकते हैं। भाग 4, आत्मा की भाषा को समझना। अब हम उस अंधेरे से निकलकर ज्ञान और रोशनी के चरण में आ रहे हैं। यहाँ हमें ये सीखना होता है कि हमारे भीतर की आवाज़ आखिर हमसे बात कैसे करती है। हमारा मन सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि अक्सर सपनों, कुछ खास संयोगों या फिर शरीर की संवेदनाओं के जरिए हमसे संवाद करता है। स्रोत सामग्री में एक महल के सपने का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति लगातार एक महल का सपना देखता था जो इस बात का प्रतीक था कि उसने अपनी भावनाओं के चारों ओर कितनी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं। जब उसने इन मनोवैज्ञानिक दीवारों को गिराया तो उसके रिश्तों में एक चमत्कारी बदलाव आया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। हमारे भाग 5 में दहलीज पार करने के कदम। देखिए, केवल समझ लेना ही काफी नहीं है। बिना कार्रवाई के जागरूकता वहीं रुक जाती है। मध्य जीवन की इस दहलीज को सफलतापूर्वक पार करने के लिए जेम्स हॉलिस ने ये 6 स्पष्ट कदम बताए हैं। अपने जीवन के बदलावों का मानचित्र बनाने से लेकर अपने सबसे गहरे मूल्यों को पहचानने तक और फिर अपनी नई सोच को रोजमर्रा की आदतों में शामिल करने तक, ये कदम हमें हमारी अंतर्दृष्टि को एक ठोस वास्तविक जीवन के बदलाव में बदलने में मदद करते हैं। और अंत में हम पहुंचते हैं भाग 6 पर, दूसरी वयस्कता को साकार करना। ये वह जगह है जहां हम पूरी तरह से अपने उस नए, प्रामाणिक और सच्चे स्वरूप को अपना लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु यही है कि इस दूसरी वयस्कता में हम दिखावे को पूरी तरह छोड़ देते हैं। हम दूसरों की सहमति की चिंता करना बंद कर देते हैं और अपनी सच्चाई पर ध्यान देते हैं। ये अवस्था हमें नए और सार्थक काम करने के लिए आमंत्रित करती है, जैसे किसी को मेंटर करना या समाज से जुड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना जो हमारे कौशल को एक नया अर्थ दे सके। यह विचार इस पूरी यात्रा की नींव है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो बदलाव है, ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर नया दशक हमारे लिए खुद को और गहराई से जानने का एक नया मौका लेकर आता है। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आते हैं। अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जैसे ही हम इस मध्य मार्ग से गुजरकर आगे बढ़ते हैं, तो हम दुनिया को अपना कौन सा सबसे सच्चा और प्रामाणिक हिस्सा दे रहे हैं? हम कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? आइए इस सवाल पर गहराई से सोचें और जीवन भर अपने इस निरंतर विकास का खुले दिल से स्वागत करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।